तो सैटेलाइट का मोशन कैसा होता है, ठीक है। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये भी कह सकते हो, लिख लीजिएगा। हेडिंग डालो बेटा, लिखो सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। मेन हेडिंग है सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन, उसमें सब टॉपिक है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें ये समझना, सर हेडिंग क्या डालनी है? सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। मेन हेडिंग ये है, इसका फर्स्ट सब हेडिंग है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट सब हेडिंग है ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन जरा इससे पहले हम थोड़ा समझ लें इसके बारे में, ठीक है ना, कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। सब हेडिंग से पहले जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है उसमें क्या होता है ये भी देखना है। देखिए जैसे हमें पता है ना, और हमें पता और जानते भी हैं कि जो सैटेलाइट होती है, हम लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअसली जो है वो मूव करती रहती है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक बॉल को एक टेरेस से खड़े होकर के मैं थ्रो करता हूं तो वो वापस आ जाता है, ठीक है। फिर हमने थ्रो किया, फिर वापस आ गया, फिर थ्रो किया, फिर वापस आ गया। यानी इसका मतलब है कि हमें अगर सैटेलाइट को हमें प्रोजेक्ट करना है, स्पेस में भेजना है, तो कहीं ना कहीं हम एक तो देखो, एक तो मान के चलते हैं कि भाई हम अगर मान लीजिए हमें फेंकना है तो हमें एक सर्टेन स्पीड देनी पड़ेगी जो एटलीस्ट वहां तक पहुंचे और जाके सैटेलाइट को क्या कहते हैं वहां पे ऑर्बिट में जाके भेज दो, है ना, स्पेस में भेजे और ऑर्बिट में जाके सेट हो पाए। तो जो डिस्टेंस होती है, जो अगर हम ये बात करें, तो जैसे अगर हमने कहा नहीं कि अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ में नीचे चली आई, ठीक है, नीचे चली आई, उसके बाद फिर फेंका, फिर नीचे चली आई। जैसे अगर आपने याद होगा, आप लोगों ने एंग्री बर्ड गेम खेला था, खेला है नहीं खेला एंग्री बर्ड? यस सर। है ना, एंग्री बर्ड स्पेस में आपके पास एक प्रोजेक्टाइल होता था, आप वहां से उसको हिट करते थे नहीं एक तरफ से, और फिर ब्लॉक्स को तोड़ना होता था। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आपका प्रोजेक्शन बहुत कम है या सर्टेन प्रोजेक्शन है तो वहीं बॉल वहीं गिर जाती थी जाकर के, हिट ही नहीं करती थी। लेकिन अगर हम प्रोजेक्शन इस तरह से रखें तो आपने देखा होगा वो पूरा उस अर्थ पे चक्कर लगाती थी, घूमती थी वहां पर। यस सर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक सर्टेन स्पीड दें, और वो सर्टेन स्पीड देखो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रहा है, ये मान के चलो, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ जो है, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब देखिए मैंने आपको सर्कुलर मोशन में चैप्टर में एक चीज बताई थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय समथिंग। तो जैसे जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, जब प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हम इस तरह से लॉन्च करते हैं उसको, इस तरह से स्पीड देते हैं कि जिससे कि वो उस पाथ में जहां पर हमें भेजना है, जब उस पाथ में जाए तो एक टेंजेंशियल स्पीड ले, और कहीं ना कहीं देखो टेंजेंशियल स्पीड है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वहां पर एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो वो जो वेलोसिटी हमें मिली, ठीक है, जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है ना, पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो सबसे पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जरा इसको पहले समझने से पहले थोड़ा सा डायग्राम भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सर। हाँ सर, तो जो जिस फोर्स से हम सैटेलाइट को फेंकेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगी? फोर्स नहीं, जो वेलोसिटी आप देते हैं सर वो ग्रेविटेशनल से ज्यादा होगी? वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा नहीं कह सकते हम। जो वेलोसिटी देते हैं वो वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए। देखो अब जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक फिक्स लोकेशन होती है, पता है ना आपको, इंडिया में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, आंध्र प्रदेश से। तो क्यों लॉन्च किया जाता है, सारे एंगल और ये सब कुछ देख करके। मिशन मंगल एक मूवी आई थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो मिशन मंगल मूवी को अगर आप देखें तो उसमें आपको ये चीजें थोड़ी सी आपको वहां पर क्लियर होंगी कि क्या रीजन होता है, कितनी स्पीड रखी जाती है, कितना, है ना,
अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो हो सकता है सैटेलाइट अपने पाथ से निकल जाए, आगे चले जाए, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन होता है, पूरा कैलकुलेट करके क्या कहते हैं वहां पर हम उसको भेजते हैं सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये सैटेलाइट है, मैं यहाँ से लॉन्च करता हूँ, तो मैं जब इसे लॉन्च करूंगा तो मैं तो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दूंगा ना इसको ऐसे, लेकिन ये जब निकलेगी यहाँ से तो इसके ऊपर क्या है बेटा, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब एक बात बताओ मुझे भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ये अर्थ है, अब चाहे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूं तो भी सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं लगता बेटा, यहाँ रखूं तो भी सेंटर की तरफ लगेगा, यहाँ रखूं तो भी लगेगा, तो हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पर, करेगा सर। है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर, टुवर्ड सेंटर एक तरह से। तो इसलिए इसको, इसी को हम कह देते हैं कि भैया आपने इसको वेलोसिटी दी, अब ये कुछ भी वेलोसिटी जो भी दी, अब ये देने के बाद ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे। मान लो हमें पता है कि हमें अर्थ से क्या कहते हैं 19,000 किलोमीटर हाइट की ऊंचाई पर जाकर के सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी उतनी देंगे जो 19,000 तक पहुंच जाए। और फिर सैटेलाइट को रॉकेट से आता है, रॉकेट का अपना कोई मास नहीं होता है, ध्यान रखना, रॉकेट में फ्यूल का ही मास होता है। जो पार्ट जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाता है, रॉकेट का क्या कहते हैं, रॉकेट भी उसका वो पार्ट डिटैच होता चला जाता है। तो टिप पर जो होती है वो सैटेलाइट होती है। अब जब वो सैटेलाइट को, अब देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था इनर्शिया जिसको हम कहते हैं, कि अगर कोई बॉडी मूविंग है, मोशन में है, तो मोशन में रहेगी। तो जैसे आप बस से जब उतरते हैं तो आप थोड़ी दूर आगे चले जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, क्योंकि आप क्या कहते हैं इनर्शिया को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, इनर्शिया को अपोज नहीं कर पाते। तो सेम चीज यहाँ पर है, जब यहाँ पर सैटेलाइट, जब रॉकेट इस सैटेलाइट को रिलीज करेगा तो रॉकेट का कुछ तो वेलोसिटी होगा वहां पर कि नहीं होगा, तो जो वेलोसिटी होगा वो उस वेलोसिटी को इसको दे देता है यहाँ पर। मान लीजिए इसने इसको वेलोसिटी दी v, अब इस v, तो उस समय इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो ऐसे इस तरह से, ठीक है ना, एक होगा इस तरह। तो अब क्या होता है कि भाई ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, तो इसलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बन जाता है। और फिर ये वेलोसिटी v नॉट इसने दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का टेंडेंसी होता है कि ये सर्कुलर पाथ में चलता रहे, ठीक है। इसका जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरह से ये क्या प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट जो है इसके ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती रहती है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये इस तरह से, ठीक है बेटा। ये तो इतनी हाइट हो गई r, ये हो गई r, और इतनी हो गई h, ये अर्थ के सरफेस तक की हाइट हो गई, फिर h हाइट और ले लो, तो r जो है वो यहाँ पे किसके बराबर है, r प्लस h के। r किसके बराबर है, r प्लस h के। वैसे अगर आप देखो, वैसे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि भाई जैसे मान लीजिए, एक चीज देखो बेटा, समझो पहले इस चीज को, जैसे ये अर्थ है, अब तुम यहाँ से कोई भी चीज फेंकते हो सकता है ऐसे गई ऐसे गिर गई, ऐसे गई ऐसे गिर गई, ऐसे गई इस तरह गिर गई, तो काफी देर के बाद जो आपको एक पर्टिकुलर स्पीड देनी पड़ेगी जब ये स्पीड को गेन करेगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखे, इट इज द मिनिमम velocity given to a satellite. Orbital velocity is the minimum velocity given to a satellite, to remain in earth. नैना बेटा वो दीवा को बुलाना बेटा, कहाँ है, to remain in earth, to remain in earth orbit.
रिमेन इन अर्थ ऑर्बिट। सर डायग्राम बनाना। हाँ बनाओ और क्या। सर ये हम ग्रेविटेशन ही कर रहे हैं ना अभी। हाँ हाँ हाँ, बस सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका ये, आज खत्म करना है मुझे। शुरू नहीं किया सर आपने रोटेशनल वाला? नहीं नहीं, ये खत्म है बस, आज ये खत्म, कल से रोटेशन स्टार्ट होगा, परसों से। सर कल पेपर है टर्म 1 अच्छा फिजिक्स का ही। अच्छा, क्या क्या आ रहा है पूरा? हाँ सर पूरी पहली वाली बुक पूरी। अच्छा बेटा, जितना पढ़ गए उसको अच्छे से पढ़ जाना बस। यस सर। हाँ ठीक है। सर रोटेशन चैप्टर बड़ा है। रोटेशन बड़ा है बेटा। सर स्कूल में 2 दिन में खत्म कर दिया। स्कूल है वो, स्कूल है वो। लिखो यहाँ पर, लिखे सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द, देखो बेटा, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द required, since the gravitational force provide the required centripetal force, since the gravitational force provide the required centripetal force, required centripetal force, required centripetal force, सर रिक्वायर्ड, देखो क्या लिखा? since the gravitational force provide the required centripetal force, ठीक है, centripetal force, तो F हो जाएगा GMEM/R², ठीक है। तो लिखो इन इक्विलिब्रियम, लिखो बेटा इन इक्विलिब्रियम, देखो इन इक्विलिब्रियम लिखो इन इक्विलिब्रियम Fg is equal to mv square by r, mv not square by r, ये हो जाएगा GMEM upon r square is equal to mv not square upon r, तो v not square is equal to आ जाएगा, सर इसका मतलब क्या हुआ? किसका बताओ? Fg equals to mv²r। यानी ये जो है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है भाई? सेंट्रीफ्यूगल के होता है कि नहीं होता है? मतलब उसको अपोज करता है कि नहीं करता है आकर के? आप अगर किसी सर्कुलर पाथ में आराम से घूम रहे हैं तो क्यों घूम पा रहे हैं? कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम है ना, है? नहीं तो अगर आप सोचिए ना कि आप अगर सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स ज्यादा है,
या तो आइदर, या क्या कहते हैं, और कर सकते हो कि भाई अगर हमें सेंट्रिपिटल हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हम सेंटर की तरफ चले जाएंगे, और अगर एपरेंट फोर्स आ गया वहां पर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फॉल्स फोर्स बोलते हैं, अगर वो हमारा जब बड़ा हो गया तो हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे, या हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, जो जो क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके मैग्नीट्यूड से बड़ी हो गई, तो बाहर की तरफ निकल जाएगी जा करके। तो ऐसे केस में हम जो है यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, यानी वो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीएमई बाय आर, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट जीएमई अपॉन आर। वी नॉट किसके बराबर आया बेटा, रूट जीएमई अपॉन आर, ठीक है। तो ये तो वी नॉट आ गया, यहाँ पे आर क्या है बेटा, आर यहाँ पे है आर प्लस एच। अब इस फॉर्मूले को और भी कुछ लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू, ये बेटा फॉर्मूले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको याद करने हैं बेटा ये सारे। तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर प्लस एच, ठीक, ये रहेगा। अच्छा, इसके बाद इसमें आप ये भी लिख सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जी इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर, याद है, पढ़ा था ना। तो जी एम ई की जगह क्या लिख सकते हैं आप, जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर, ये तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी आर ओनली। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, सरफेस, नियरली सरफेस ऑफ द अर्थ, भाई छोटी मोटी स्पीड जो है ना, देखो आर तुम्हारा आर प्लस एच है, अब जरा समझना, तो एच जो है अगर बहुत छोटा हो आर से, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, नियरली आर के इक्वल रहेगा, क्यों भाई, हैं भाई, आर क्या होता है 6400 किलोमीटर होता है। अब तुम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोगे तो वो तो बहुत छोटा है उसके उसके कंपेरिजन में ना, तो ना के बराबर नेग्लेक्ट कर सकते हो उसे। तो यहाँ पर क्या है कि वी नॉट जो आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट जी आर। तो अब अगर तुम g की वैल्यू 9.8 और r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ रखो, तो इसकी स्पीड जो आती है वो आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन बाय द मतलब रॉकेट टू द सैटेलाइट, ये होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तुम्हारी ये निकल के आती है, ठीक है, नोट करें बेटा इसको। सर ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड एच हाइट पे होगी ना, एच हाइट पे मतलब जब हमारी एच हाइट बहुत छोटी हो आर से तब। ओके सर। नोट करो।
सर हाँ सर टर्म 1 वैसे होने थे ना एमसीक्यू। हाँ हाँ, मैं तुमको एक पेपर भेज देता हूँ, रुक जाओ, ग्रुप में डाल देता सर लेकिन हो ही नहीं रही एमसीक्यू, स्कूल वालों ने कहा कि दोनों होंगे, हूँ। क्या मतलब? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। क्या ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑफलाइन। कौन से स्कूल में हो? मॉडर्न वैशाली। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, करने करो, करना। मैंने एक 11th क्लास की बुक डाली थी ना ग्रुप में। यस सर। है ना, ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन करना स्टार्ट करो तब से। ओके सर। ये लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ूं। है भाई? देखो बेटा, अब देखो नेक्स्ट है टाइम पीरियड। कितना टाइम लगता है बेटा? ठीक है, टाइम पीरियड कितना लगता है? टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v नॉट। ये पूरा डेरिवेशन टाइप से है लेकिन, है ना। और तो v नॉट जो तुमने निकाला वो निकाला तुमने 2πr अपॉन अंडर रूट gm अपॉन r। ये निकाला कि नहीं निकाला बेटा, बोलो। है ना, ये निकाला ना। तो 2π, इसको लिखो r। अब ये रूट r ऊपर चला जाएगा अपॉन gm नीचे रूट gm आ जाएगा, ऐसे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm। ये आ गया टाइम पीरियड। ठीक है बेटा? ठीक है, सुन रहे हो? यस सर। हाँ, तो टाइम पीरियड ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब अगर मान लो तुम्हें टाइम पीरियड निकाल के दिखाना हो कितना आएगा टाइम पीरियड, तो कैसे निकालो पूरा? तो इसमें क्या होता है, देखो देखो बेटा, एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब r की जगह तुम gm की जगह gr स्क्वायर रख दो बेटा, gr स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π अंडर रूट r क्यूब अपॉन gr स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2π अंडर रूट r अपॉन g। अब r क्या है? r है r प्लस एच। तो टाइम पीरियड हो गया r प्लस एच अपॉन g। ठीक, तो ये डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइट ऑफ सैटेलाइट, इसको स्क्वायर कर दो। GT स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू आती है GT स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर माइनस r। ये हाइट निकलती है, इतनी हाइट पे सैटेलाइट होती है। ठीक है,
इसके बाद एनर्जी कितनी होती है सैटेलाइट में भी निकाली जाए, एनर्जी इन सैटेलाइट, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी। विस्मय, यस सर। हाँ हाँ ठीक है, देखते हो बेटा, है ना। तो एनर्जी कितनी होती है सैटेलाइट में, तो जैसे कोई सैटेलाइट अलग अलग होती है, जैसे पोलर सैटेलाइट्स होती हैं आपकी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट्स का काम होता है एक तरह से, जैसे इस जो सैटेलाइट होती है वो एक तरह से अर्थ को मैप करती है, स्कैन करती है, क्योंकि पोलर सैटेलाइट आपकी जो है अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और पोलर सैटेलाइट होती है नॉर्थ से साउथ में, तो पूरी तरह से स्कैन मारती है एक तरह से, जैसे वेदर फोरकास्ट के लिए पोलर सैटेलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये हैं, ये सब आपकी एक तरह से जियो स्टेशनरी होती हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये अर्थ के साथ साथ चलती हैं, और ये 3 के फॉर्म में लूप बनाया जाता है, इनका 3 सैटेलाइट्स एक लूप बनाती हैं। तो आप जो है उसमें आप देख सकते हैं, तो जब लूप बनाती है तो लूप के साथ चलती हैं वो तीनों की तीनों। तो उसमें क्या होता है कि अब इनकी हाइट्स अलग अलग होती है, 36,000 किलोमीटर पर आपकी पोलर सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी आपकी जो है वो भी लगभग आसपास इसी के होती है। तो ये सारी जो है जो रखी जाती हैं, तो ये सारी की सारी जो सैटेलाइट्स हैं, तो ये अलग अलग हैं। जैसे आज की डेट में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारी यूज कर रहे हैं, जैसे इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, है ना, ये सब सारी क्या है, ये सारी सैटेलाइट्स हैं सारी की सारी। तो मैन मेड सैटेलाइट्स जो होती हैं वो आर्टिफिशियल है, जैसे मून हो गया तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब कितनी एनर्जी एक सैटेलाइट कैरी करता है ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सैटेलाइट में, किसी भी सैटेलाइट में, वो हो जाएगी -GMEM/r। ये फॉर्मूला याद है ना, पीछे किया था हमने, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का किया था, नहीं किया था? यस सर। हाँ, ये और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ½ mv0 स्क्वायर। तो V0 कितना निकाला आपने बेटा, m/gm/r, निकाला कि नहीं निकाला ये? तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा ½ GMEM/r के इक्वल, या ½ GMEM/r+h के इक्वल, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई सैटेलाइट में, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी ½ GMEM/r, और ये होगी -GMEM/r। तो आगे आंसर में -½GMEM/r, या इसको आप लिखते हैं -½GMEM/r+h। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो ये होती है, ठीक है, नोट करें। तो टोटल एनर्जी इतनी होती है सैटेलाइट के अंदर। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि बाउंड टू द सेंटर, बाउंड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर कह सकते हो, या अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है ना बेटा, तो अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। सर ये 2 घंटे की क्लास है? अभी हमें खत्म करना है ये चैप्टर आज, बस खत्म, ठीक है। कितना समय ले लेगा खत्म करना मुझे? सर कितना बचा है? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है।
हाँ लिखा, आगे हो गया। चलो लिखो इसका बाइंडिंग एनर्जी, लिखो बेटा बाइंडिंग सर एक एनर्जी। सेकंड। ओके सर, हो गया सर। लिखो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, लिखो बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू अ सैटेलाइट। लिखो बेटा, इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू अ सैटेलाइट to remove from the earth orbit, to remove from the earth orbit। अब टोटल एनर्जी तुम्हारे पास कितनी है बेटा, -12 GMEM/R। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो आ जाएगा +12 GMEM/R। ठीक है, सुन रहे हैं, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो अब लिखो इसमें ये पूरा फॉर्मूला याद रखना। अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल के होते हैं, काफी सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से निकल के जाते हैं, ठीक है ना। और काफी सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, इवन आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो वहां भी मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, एक ब्लॉक है, इसको अगर हम एक वेलोसिटी देते हैं, मान लीजिए कुछ v वेलोसिटी दिया सरफेस से, तो बेटा एक तय बात है कि वो किसी h हाइट पे जाकर के रुक जाएगा ना, क्यों भाई। अगर आप 8.8 किलोमीटर पर सेकेंड देंगे तो वो ऑर्बिट में घूमेगा, अदरवाइज उससे पहले तो नहीं घूमेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है, ये नहीं कि सबके लिए एक जैसी होती है, हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम एक को हमने एक ब्लॉक लिया, उसको हमने थ्रो किया, ठीक है, कहाँ से, सरफेस से। अब सरफेस से हमने थ्रो किया तो इस केस में क्या होगा कि जब ये r ये डिस्टेंस है और हमने इसको थ्रो किया कि भाई ये v वेलोसिटी से ये h हाइट तक पहुंच गया, तो इसमें क्या लिखेंगे जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो लिखेगा व्हेन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, लिखो बेटा, व्हेन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बॉल या बॉडी जो भी कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट h, टू अ हाइट h, लिखे देन, लिखे देन, तो सबसे पहले लिखिएगा टोटल एनर्जी एट द सरफेस, सरफेस पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सरफेस पे बेटा, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, -GMEM/R। ये तो टोटल एनर्जी सरफेस पे हो गई, ठीक है। इसके बाद टोटल एनर्जी एट हाइट h,
एच पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस GMEM अपॉन R प्लस H। ठीक है, अब क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा लग सकता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy, total energy at height h is equal to total energy at the surface। ये हो जाएगा माइनस GMEM अपॉन R प्लस H is equal to हाफ mv स्क्वायर माइनस GMEM अपॉन R। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, कॉन्सेप्ट को। चलो नोट करो। नोट कर लिया बेटा हैं? हेलो, यस सर, कर लिया। चलो आगे लिखो। क्यों की आवाज नहीं आ रही है? देखो, तो ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। हाँ, अरे फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लगेगा? डायरेक्ट बस सीधे तो आप जैसे आपको कोई भी चीज दी गई है कि भाई अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक बॉल को मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, और जाके अर्थ सरफेस में जाके किसी एच हाइट पे जाके रुक जाती है, तो आपको डायरेक्ट यूज कर लो, क्या दिक्कत है? ओके सर। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको ये लगाना पड़ेगा कि कैसे, कहाँ पे, किस जगह पे यूज होगी। ठीक है, तो इसमें ओके सर। हाँ, तो इसमें देखो ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो होता है ना, जैसे अगर इसमें आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना, तो ये चीज थोड़ा सा, इसको थोड़ा ध्यान रखो। चलो आगे देखो, इसके बाद देखो एस्केप वेलोसिटी, हेडिंग डालो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग ये जो हमने सर्कल जो जैसे आप देख रहे हो उसकी ट्रेजेक्ट्री देख रहे हो, जो आपने लॉन्च किया है इसको प्रोजेक्टाइल को, और इसकी ट्रेजेक्ट्री को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री आपको सर्कल दिख रही है। तो सर्कल तब होती है कि जब अगर हम जो स्पीड दें वो हमारी ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल हो जाए, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कल बनती है। ठीक है ना, लिखते जाइएगा कि इफ लिखेगा इफ v अगर लेस देन v1 हो जाए, अगर v वेलोसिटी मान लो आपने जो दिया है ना, और वो v0 से छोटी हो जाए, ठीक है, जो आपकी v0 वेलोसिटी है और जो गिवन वेलोसिटी इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, इफ गिवन वेलोसिटी इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो उसका पाथ जो है थोड़ा सा एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, इनर इक्लिप्स। क्या यूज करते हैं? इनर इक्लिप्स यूज करते हैं कि इनर इक्लिप्स की तरह जो है बन जाती है। ठीक है ना, तो उसमें ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे इस तरह से मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल था, ठीक है, आपने वेलोसिटी दी, इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी v है, लेकिन जो गिवन वेलोसिटी अगर v लेस देन v1, मतलब v0 मान लो, या v लेस देन अगर v0 है, गिवन वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से छोटी है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। इसको बोलते हैं इनर इक्लिप्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनर इक्लिप्स। यानी इस केस में जो वेलोसिटी है वो v लेस देन v0 है। दिस इज कॉल्ड इनर इक्लिप्स। इलिप्स, सॉरी, नॉट इक्लिप्स, इलिप्स। इलिप्स पढ़ा है ना, इलिप्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, याद है ना? ठीक है, और अगर इसकी स्पीड, यानी जो ऑर्बिटल स्पीड है, जो गिवन वेलोसिटी है, अगर वो बड़ी हो जाए v0 से, लेकिन v0 जो पहले दी गई थी उससे बड़ी हो, यानी इससे, इसको v डैश मान लो और इसको v मान लो, तो ऐसे केस में फिर ये आपका आउटर इक्लिप्स होता है। मतलब लाइक इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा बना लेना सही से स्ट्रक्चर, ये आउटर इक्लिप्स होता है। इसको बोलते हैं आउटर इलिप्स। ठीक है, बना लीजिए। ये इक्वल टू में हमेशा सर्कल होता है। ठीक है, जैसे तुम अभी पूछ रहे थे यशवर्धन की क्वेश्चन जो है ऐसा उसमें पूछा जा सकता है, सिंपल सा है, आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सर आपने v ऑर्बिटल के बाद क्या लिखा है सेकंड केस में? आउटर इलिप्स, आउटर इलिप्स। नहीं, ऊपर ऊपर वहां पे v डैश इज ग्रेटर देन v0 इज ग्रेटर देन v, मतलब जो वेलोसिटी तुमने यहाँ दी थी ना उससे बड़ी होनी चाहिए ऑर्बिटल स्पीड, और जो गिवन वेलोसिटी अब जो दे रहे हैं उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे तुमने v डैश दिया है, करो। ये है, a particle is fired vertically upward with a speed of 9.8 km/s.
फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द अर्थ इतना है एंड जी एट द सरफेस इतना। ठीक है, तो आपको ये बतानी है। तो अब जैसे कितना हाइट तक जा सकता है, उस अगर 9.8 अटेंड करेगा तो कितना हाइट तक जाएगा, अगर दे रहा है 9.8, तो बेटा सीधा सा है कि भाई आपने कहा कि हाफ mv² माइनस जी, ठीक है ना, हाफ mv², सर वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। हाँ, GMEM/R इज इक्वल टू माइनस GMEM/R+H। ठीक है, तो हाफ mv²। अब देखो मास तो कैंसिल ही हो जाता है बेटा, जो प्रोजेक्शन मास होता है वो कैंसिल हो जाता है, उसको तो तुम लिखी दो, कैंसिल कर दो। v² है 9.8 किलोमीटर, तो 9.8 किलोमीटर को 9.8 × 10⁻³ कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बोलो। माइनस जी, अब इसको ऐसे लिखो, इज इक्वल टू कर दो, ठीक है, और इसको ले जाओ इस तरफ, तो इस तरफ हो जाएगा GME/R पॉजिटिव का, और माइनस GME/R+H। तो इससे भी कॉमन कर लो बेटा, GME कॉमन कर लो, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1/R माइनस 1/R+H। ठीक है, तो इस तरह से करके इसको सॉल्व करना है आपको, रखो वैल्यू और रख के सॉल्व करो। ठीक है, यस सर। सर खत्म? नहीं अभी नहीं, लिखो भी आगे, एस्केप वेलोसिटी, हेडिंग डालो एस्केप वेलोसिटी, ये कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है, आगे लिखो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, ठीक है, सरफेस से, तो हमेशा नीचे आ जाती है। तो अगर हम एक ऐसी वेलोसिटी देते हैं कि जिसके बाद वो कभी अर्थ सरफेस में वापस ही ना आए, यानी एस्केप कर जाए, ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, लिखिएगा, इट इज द वेलोसिटी गिवन टू अ, लिखिए, इट इज द वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी, इट इज द वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी which escape from the earth, gravitational pull, which escape from the earth gravitational pull and never return back to the earth surface। ठीक है, सर सर लेकिन जो एक सैटेलाइट बनी है एलोन मस्क ने बनाई है, जो वापस आ जाती है फिर? अरे भैया, तो वो तो अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में है ना। नहीं सर, वो बाहर चली गई थी। कहाँ बाहर चली गई? मतलब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली गई थी। कहाँ पढ़ा तुमने? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। सर मैंने तो नेट पे पढ़ा था। जरूरी थोड़ी नेट पे जो लिखा हो सही लिखा हो है? यस। तो नेवर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। तो जैसे इसमें क्या होता है कि भाई मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से, ये अर्थ सरफेस है, अब यहाँ से मैंने पहले एक वेलोसिटी दी, पता चला वो वापस आ गई, फिर वेलोसिटी दी, फिर वापस आ गई, तो एक वेलोसिटी हमने यहाँ पर दिया VE, जो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल गई, मतलब इनफाइनाइट, कहाँ गई पता नहीं, कि उसकी जो हाइट है वो एक तरह से इनफाइनाइट हो गई, पता ही नहीं, डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी चीज सरफेस पे रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, या सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से वो बॉडी बंधी हुई होती है, ठीक है ना, एक तरह से बंधी, मतलब कोई रस्सी से नहीं बंधी हुई थी, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप देखो, आपसे मैं कहूँ कि 200 किलो का एक मास रखा हुआ है, मैंने कहा बेटा इसको उठाओ, तो आपको उठाने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि वेट उसे खींच दिया, ग्रेविटी क्या कर रही है, पुल कर रही है उसे अपनी तरफ, और आप उसके अगेंस्ट आप उसको खींच रहे हो,
तो उठाने में दिक्कत है ना। अब उठा के मैंने कहा पहले तो उठा ही लो फिर फेंकना, तो पहले तो उठा लें फिर फेंकें, तो ऑब्वियस है कि क्या कहते हैं अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब आपको उठाना ही है और फिर फेंकना भी है। तो सोचिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठाएं और उसके बाद फेंकें तो वो वापस ही उधर ही आनी है उसने। तो हमें उसको एक ऐसी स्पीड देनी है जिससे कि वो कभी अर्थ के सरफेस पे आए ना। तो इसका मतलब क्या करना होगा, तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर देंगे सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर लें। बात समझे नहीं मुझे? जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, देखिए अगर मैं लिखूं कि एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ टोटल एनर्जी कितनी है बेटा बताओ? तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्यों भाई? तो अब इस केस में यानी कि यहाँ पर क्या है कि हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाय आर। क्यों बेटा, ये है कि नहीं है बताओ? इतनी टोटल एनर्जी है। यस सर। अब आपको और इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? 0, डिफाइंड ही नहीं है वहां पर कहाँ कितनी होगी। तो यानी आपको जो ये वैल्यू है, ठीक है, टू escape the mass, so half mve square from earth gravitational pull earth surface, तो half mv square minus g mem by r, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी आप इसको इससे बड़ा करो या इसके बराबर करो, तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या आ गया? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम ई एम बाय आर के। तो जो वेलोसिटी आई दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट 2 जी एम ई अपॉन आर आ गई। बात समझ गया बेटा नहीं मुझे? तो दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन मास दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इसलिए हाथी फेंको चाहे चींटी फेंको बेटा, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी सेम देनी होती है। लेकिन अगर सेम सरफेस से फेंक रहा है तो अगर तुम एक मून से फेंको और एक अर्थ से फेंको, एक तुम मार्स से फेंको, एक जुपिटर से फेंको, तो सबके लिए अलग अलग बेटा वेलोसिटी होगी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है? बट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्शन मास, ठीक है? प्रोजेक्शन मास कुछ भी होना चाहिए, कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिए। तो अब देखो सिंस जी एम ई इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा अंडर रूट 2 जी आर। तो इसके वेलोसिटी इसको आप सॉल्व करो, रखो, तो रखने पर ये अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आ जाती है। यानी इतनी देनी पड़ती है आपको। बात समझे हैं? अब v है रूट 2 जी आर, v नॉट है रूट जी आर, तो v की जगह लिख सकते हैं रूट 2 v नॉट। एक ये भी रिलेशन है एस्केप और ऑर्बिटल में, ठीक? ठीक है, नोट करें सर खत्म? हाँ खत्म। नोट करें इसको पहले, आप नोट तो करें, खत्म के लिए पहले भाग रहे हो, नोट करो बेटा पहले। एक टर्म आपको उसमें मिलेगा, क्या नाम है, सैटेलाइट में ही पार्किंग ऑर्बिट करते हैं। पार्किंग ऑर्बिट क्या होती है? देखो पार्किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको अलॉट है कि आपकी पार्किंग है ना, आपको अलॉट है कि आपकी पार्किंग है, तो आपको पता है कि हमें अपनी गाड़ी जाके यहाँ पार्क करनी है। तो उसी तरह से स्पेसिफिक रेडियस होती है किसी ऑर्बिट के, तो ऑर्बिट ऑफ स्पेसिफिक रेडियस, तो वो कहलाता है पार्किंग ऑर्बिट। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि अगर इसका स्पेसिफिक रेडियस यही है और इसी में इसने चलना है तो उसको पार्किंग ऑर्बिट भी बोला जाता है। बात समझे नहीं मुझे? हैं? ओके सर। हाँ, एक पार्किंग ऑर्बिट भी होता है। अब इसी में वेटलेसनेस भी आ जाती है। वेटलेसनेस जैसे आती है कि मान लीजिए, वेटलेसनेस कब आता है? वेटलेसनेस आती है व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन इज 0। जैसे मून पे आप देखिए, हम सब लोग उड़ते हैं, तो इसका मतलब वहां पे रिएक्शन फोर्सेस नहीं है ना,
अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है तो रिएक्शन फोर्स बहुत कम मिलता है वहां पर। तो रिएक्शन फोर्स ना के बराबर होता है। तो रिएक्शन फोर्स ना के बराबर होने का मतलब होता है कि आपका जो वो है वहां पे वेटलेसनेस वो फील कर लेता है। आपको याद होगा आपने जो है ना जब वो किया था, क्या नाम है, लिफ्ट वाला केस किया था लॉज ऑफ मोशन में। तो जब लिफ्ट वाला केस किया था तो उसमें हमने एक चीज बताई थी आपको कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी जब लिफ्ट का फ्री फॉल हो जाए, हाँ फ्री फॉल वाला, याद है ना, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया था, 0 आ गया था ना, है? तो जब भी बॉडी अपने यस से सर। डिटैच होती है ना तो उस केस में उसका वो वेटलेसनेस फील करती है। तो ये बेटा ये थोड़ा सा, अब एक काम करना, अब आप लोग थोड़ा सा चैप्टर को रीड कर लेना एक बार, समझे नहीं समझे, एक बार रीड जरूर कर लेना चैप्टर को, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। चलो ठीक है, हो गया नेक्स्ट। नोट सर। हाँ अब